इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 3, जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। बस की यात्रा ये एक संस्मरण है, यानी लेखक ने अपने जीवन में घटित एक बस यात्रा का वर्णन यहाँ पर व्यंग्य में किया है। बस यात्रा तो बच्चों आपने भी जरूर करी होगी। बस यात्रा के दौरान कभी हमें बहुत अच्छे अनुभव होते हैं तो कभी बहुत खराब भी होता है ना। ऐसा देखो, कई बार हमें ऐसे अच्छी बस मिल जाती है तो कई बार मजबूरी या जल्दबाजी में हमें ऐसी बस की भी यात्रा करनी पड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया है और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा है। व्यंग्य यानी व्यंग्य में एक संदेश देते हैं और हल्के फुल्के मनोरंजन के साथ वो अपनी कहानी, अपने संस्मरण लिखते हैं। इस संस्मरण में भी उन्होंने हल्के फुल्के मनोरंजन व व्यंग्य के साथ अपनी बस की एक यात्रा का वर्णन किया है, जो कि बहुत ही रोचक है। चलो इसका आनंद लेते हैं। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। कौन बोल रहा है बात? लेखक। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी जो बस जाएगी वो जबलपुर की ट्रेन तक छोड़ देगी, तो वहां से आगे ट्रेन मिल जाएगी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह लेखक और 5 मित्रों ने मिलकर प्लानिंग करी थी। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। सुबह काम पर हाजिर होना था यानी उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने ये बात उनको बताई थी कि समझदार लोग शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते, लेकिन लेखक को उस समय समझ नहीं आई बात। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लेखक ने सोचा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं जो हमें लूट लेंगे? क्यों बोल रहे हैं लोग ऐसा? नहीं, बस डाकिन है। नहीं, बस ही डाकिन है, यानी बस ही लूट लेगी। तो उस समय लेखक को ये बात समझ नहीं आई थी। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस को देखकर श्रद्धा यानी आदर भाव लेखक के मन में उमड़ पड़ा। क्यों उमड़ा? खूब वयोवृद्ध थी। यहाँ वयोवृद्ध का अर्थ क्या होता है? से बहुत बूढ़ा से होता है, लेकिन यहाँ बस के लिए लिखा है तो बस यानी बहुत पुरानी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। सदियों से यानी ऐसे लग रहा था उसको देखकर कि वो 100 साल पुरानी हो, यानी सदियों से वो इस रोड पर चली जा रही है। तो उस सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी, यानी उसकी हालत देखकर लग रहा था कि ये कोई सदियों से चलती जा रही है। अनुभव यानी वो वर्षों से इस सड़क पर चल रही है, तो जैसे बड़ों को बोलते हैं ना कि उनके पास बहुत सारे अनुभव हैं, इसी तरह बस के लिए बोला है। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। तो बस उस वक्त लेखक ने सोचा कि शायद लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते होंगे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, यानी इसकी हालत जर्जर है, अच्छी नहीं है, तो इसको कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी, यानी ये बस तो सिर्फ पूजा करने के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, उसकी सवारी कैसे करी जा सकती है, ऐसे विचार लेखक को आए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस कंपनी के हिस्सेदार यानी
जो बस का मालिक था उसका पार्टनर भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? लेखक ने यहाँ पर व्यंग्य में कहा, क्योंकि बस की हालत खराब थी तो लेखक को लग ही नहीं रहा था कि ये बस चलती भी है क्या। तो उन्होंने पूछा कि ये चलती भी है, अपने आप चलती है? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो उन्होंने जवाब दिया। किसने जवाब दिया? ये कंपनी के हिस्सेदार ने। गजब हो गया, ये तो कमाल ही हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, वहीं पर खड़े होकर आगे पीछे घूमने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, यानी बस को अनुभव है, ये सालों से चलती जा रही है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, यानी जो नई बस है उनसे ज्यादा भरोसा है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। ये लेखक के दोस्त ने व्यंग्य में ये बात कही कि हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जैसे बड़े बूढ़े अपने बच्चों को गोदी में लेकर प्यार से लेके चलते हैं, वैसे हमें ही लेके चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों, कि जैसे अंतिम बार विदा कर रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। आदमी को कूच करने यानी जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए? यहाँ इसका अर्थ क्या लिखा है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है वो जाएगा, चाहे वो राजा हो या चाहे वो रंक हो, गरीब हो या कोई फकीर हो जिसको दुनियादारी से कोई मतलब ना हो, सबको जाना ही। कहाँ जाना है? यहाँ पर कूच करने का अर्थ है मृत्यु लोक की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आदमी को मरने के लिए कोई न कोई निमित्त यानी कारण, कोई बहाना या कोई कारण तो चाहिए ही, ऐसा वो लोग मन में सोच रहे हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। इंजन स्टार्ट तो हुआ, लेकिन कैसा? कि जैसे पूरी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, यानी बहुत शोर शराबे के साथ इंजन स्टार्ट हुआ। कांच बहुत कम बचे थे। किसके कांच? बस के जो कांच लगे रहते वो बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। तो यहाँ पर लेखक हंसाने के लिए बोल रहा है कि जो कांच लगे तो वो खड़खड़ खड़ ऐसे बज रहे थे, तो उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी सीट के नीचे से भी घर घर की आवाज आ रही थी और सीट भी हिल रही थी। तो इन सब में लेखक क्या बता रहा है? बस की हालत का वर्णन कर रहा है कि उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। बस सचमुच चल पड़ी। बस वास्तव में ही चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार को राष्ट्र के सहयोग को न देने की योजना बनाई थी। यानी भारतीय जनता ने ब्रिटिश सरकार को सहयोग नहीं दिया था। तो लेखक के कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि ये बस उस समय जवान रही होगी, तो यानी 1920 से लेकर अब तक बहुत पुरानी हो गई। इसी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये 1930 में स्वतंत्रता दिवस के पालन के लिए गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था कि हम विनम्रता के साथ ब्रिटिश सरकार की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तो यहाँ लेखक के कहने का तात्पर्य है कि उस समय ये बस जवान रही होगी, यानी आज ये बस बहुत बूढ़ी हो गई, इसकी हालत बहुत खराब हो गई। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान हमने क्या किया था? ब्रिटिश सरकार को सहयोग नहीं करा था, उनका साथ नहीं दिया था। असहयोग यानी साथ न देना। तो यहाँ लेखक कहना चाह रहा है कि बस उस समय की थी, तो उसने भी असहयोग कैसे करना है यानी साथ नहीं देना वो सीख लिया था। तो यहाँ पर बस का हर हिस्सा एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजरी थी, यानी पूरी बस
कोई शिकायत भी नहीं कर रही है विनम्रता के साथ, लेकिन ड्राइवर की आज्ञा का पालन भी नहीं कर रही है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। यहाँ पर ये लेखक ने व्यंग्य में बोला है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी जो सीट थी वो बस की बॉडी के साथ सहयोग साथ नहीं दे रही थी, यानी सीट आगे पीछे हो रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। 8-10 मील यानी 8-10 मील इतनी दूरी तय करने के बाद ऐसा लगा कि सारे भेदभाव मिट गए, यानी बॉडी और सीट दोनों के बीच में तालमेल बैठ गया है। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो कहने का तात्पर्य है कि लेखक ने जैसे तैसे करके मैनेज किया। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल भरकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, यानी बस की रफ्तार अब यानी बस की गति धीरे चलने लग गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। कहने का तात्पर्य बस की हालत जरूरत से ज्यादा खराब थी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। जब बस में बैठ के जा रहे थे तो दोनों साइड में जो प्रकृति के दृश्य दिख रहे थे वो बहुत अच्छे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक यहाँ पर हर पेड़ को अपना दुश्मन यानी शत्रु क्यों समझ रहा था? जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। यानी बस बहुत ड्राइवर का कहना न मानती हुई अपनी मर्जी से हिलती डुलती चल रही थी। रोड की साइड में पेड़ आता तो लेखक को डर लगता कि इस पेड़ से टकराई, इस पेड़ से टकराई, इसलिए लेखक को पेड़ दुश्मन नजर आ रहे थे। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, यानी बस इसमें डुबकी लगा जाएगी। गोता यानी डुबकी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, यानी तरह तरह के उपाय करे, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, यानी फिर उसको विनम्रता के साथ आज्ञा का पालन करने के लिए बोला गया, लेकिन वो नहीं कर रही थी। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक यानी आज संयोग की बात है कि आज नहीं चल रही, वरना तो ये फर्स्ट क्लास है, पूरी अच्छी तरह चलती है। तो कंपनी का हिस्सेदार बस की झूठी तारीफ कर रहा है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। बड़ी दयनीय लग रही थी यानी उस पर दया आ रही थी। बड़ी की बेचारी की हालत बहुत खराब थी, चल भी नहीं रही थी, तो उस पर दया आ रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, जैसे कोई बूढ़ा आदमी थक कर बैठ गया हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि ग्लानि यानी दुख हो रहा था, मन में ऐसे दुख हो रहा था, बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। लेखक को यहाँ पर अपने मन में दुख हो रहा है कि हम क्यों इस बस में बैठ गए, ये इतनी पुरानी थी। जैसे कोई बूढ़े आदमी से कोई हम काम करवा ले तो हमें दुख होता है ना कि इतने बूढ़े से हमने ये काम क्यों करवा लिया। तो इस तरह लेखक को आत्मग्लानि हो रही थी कि मैं इस बेचारी पर हम लद कर क्यों आ गए। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत यानी प्राणों का अंत, तो अगर ये यहीं पे खराब हो गई यानी ये मर गई, तो इस बियाबान यानी जिस रास्ते से वो चल रहे थे वो क्या था, एकांत जगह थी, सुनसान जगह थी। तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यानी अंत्येष्टि क्या होता है, अगर कोई मर जाए तो उसका मृतक क्रम करते हैं। तो लेखक व्यंग्य में बोल रहा है कि अगर ये इस बस का प्राणांत हो गया यानी यहाँ पे ये अगर खराब होगी तो इसका यहीं इस जंगल में ही हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। बस की चाल यानी बस की गति और धीरे चलने लग गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा की आंखों की ज्योति यहाँ किसके बारे में इशारा किया है कि बस के आगे की जो हेडलाइट होती है वो भी बंद होने लगी, यानी ज्योति यानी रोशनी, उनकी आंखों की रोशनी भी जाने लगी।
चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। यहाँ ये किसके लिए बोल रहे हैं? बस के लिए, कि चांदनी रात में वो, यानी चांदनी रात के सहारे चल रही थी, उसकी खुद की जो लाइट थी वो तो चली गई, रोशनी उनकी खत्म हो गई। तो चांदनी में रास्ता टटोल कर, रास्ते को ढूंढ कर वह रेंग रही थी, यानी बहुत धीरे धीरे, जैसे सांप रेंगता है बहुत धीरे धीरे, उसी तरह वो रेंग कर चल रही थी, यानी बहुत ही स्लो स्पीड में जा रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। लेखक ने यहाँ व्यंग्य में कहा है कि बस ऐसे सोच रही है कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, यानी मैं तो बहुत बूढ़ी होगी, तुम लोग जाओ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। फिस यानी टायर जब फटता है, टायर की जो हवा निकल जाए तो फिस करके एक आवाज निकलती है, तो फिस करके टायर बैठ गया, यानी टायर की हवा निकल गई। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती, यानी तेज गति में अगर बस होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, यानी उसको बहुत ही आदर भाव के साथ देखा। क्यों देखा? वह टायरों की हालत जानते हैं, क्योंकि कंपनी के हिस्सेदार को तो पहले से पता था ना कि टायर की हालत ठीक नहीं है, बस की हालत भी ठीक नहीं है, सारे उसके पुर्जे हिल रहे हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। फिर भी अपनी जान हथेली पर लेकर, यहाँ ये क्या है? एक मुहावरा है, जान हथेली पर लेकर चलना, यानी अपने प्राणों की परवाह ना करना, यानी अपने प्राणों की परवाह भी नहीं करते हुए वो उस बस में यात्रा कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। यहाँ पर कवि ने व्यंग्य कसा है किस पर? कंपनी के हिस्सेदार पर, कि उत्सर्ग यानी बलिदान, बलिदान की ऐसी भावना बहुत ही कम देखने को मिलती है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। लेखक ने मन में सोचा कि इस आदमी की के साहस, यानी इतनी कितनी बहादुरी का काम और बलिदान की जो इसमें भावना है, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। क्रांतिकारी आंदोलन के नेता क्या करते हैं कि वो जिस आंदोलन के लिए काम करते हैं, अपनी पूरा जी जान उसी में लगा देते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना। तो इसको भी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। यहाँ लेखक व्यंग्य में बोल रहा है। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। किसका? कंपनी के हिस्सेदार का। क्यों करते? क्या बोलते? कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो यहाँ पर लेखक व्यंग्य में कहना चाह रहा है कि कंपनी के मालिक को, कि उसको पता था कि बस के टायर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अपने प्राणों की बाजी देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने एक टायर नहीं बदला, यानी अपने थोड़े से पैसों के लालच में इतने सारे लोगों की जान को खतरे में डाल रहा था। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। हम अपने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि अभी उनको लगा, उनको तो सुबह सुबह जाना था, लेकिन अभी बस ने बहुत लेट कर दी, तो वो सारी उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उनको लगता था कि अभी ये बस तो हमें जिंदा सही सलामत पहुंचा दे तो भी एक बात है। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। लेखक को क्या लगने लगा कि अभी पता नहीं कब पहुंचेंगे, और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। उस लोक को यानी मृत्यु लोक को ही प्रयाण यानी प्रस्थान कर जाना है, सीधा मृत्यु लोक को ही प्रस्थान कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, यानी इस पृथ्वी पर तो उसकी कोई ठिकाना है ही नहीं जहाँ पे ये हमें पहुंचा देगी। हमारी बेताबी यानी हमारी जो बेचैनी थी टाइम पर पहुंचने की, तनाव यानी चिंता थी, सब खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। इत्मीनान यानी बहुत आराम से, तसल्ली से हम बैठ गए, जैसे हम घर पे आराम से रहते हैं उसी तरह से बैठ गए। क्यों बैठ गए? अभी लगा कि अभी चिंता करने से कोई फायदा नहीं, टाइम पर ये पहुंचाने वाली नहीं, तो पतराम जाने कब पहुंचाएगी ये। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो इस तरह से लेखक ने अपने संस्मरण को व्यंग्य में लिखा है, और इसमें हमें क्या समझाने की कोशिश करी है? हमारी कमजोर व्यवस्था प्रणाली को बताया है कि लोग अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए कितने लोगों की जान को खतरे में डाल देते हैं।
बस की यात्रा, इसके अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। बस की यात्रा, इस पाठ को हम इसके भाग 1 में पढ़ चुके हैं। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। कारण बताएं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई कि वह इतनी पुरानी खराब बस व उसके टायरों की हालत जानते हुए भी उसकी तारीफों की पुल बांध रहा था। साथ ही थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में इतने लोगों की जान जोखिम में डाल रहा था एवं खुद भी उसी बस में सफर कर रहा था। लेखक ने यहाँ श्रद्धा भाव कहकर उस पर व्यंग्य किया है। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? लोगों को शाम वाली बस की जर्जर हालत के बारे में पहले से पता था। उनके हिसाब से वो बस अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने लायक नहीं थी। बस की सीट व बॉडी का आपस में कोई तालमेल नहीं था। आगे रात्रि का समय भी था और बस की हेडलाइट भी खराब थी। किसी दुर्घटना की आशंका को देखते हुए समझदार लोगों ने यह सलाह दी थी। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जैसे ही बस का इंजन शुरू हुआ, पूरी बस व सीटें झंझनाहट के साथ हिल उठी। खिड़कियों से भी खड़खड़ की आवाज आने लगी। इतना शोर सुनकर लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सारी बस ही इंजन है और वे इंजन के भीतर बैठे हैं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक और उसके दोस्तों ने जब बस की भारी हालत देखी और समझदार लोगों से उसमें सफर ना करने की हिदायत सुनी, बस की वर्तमान स्थिति को देखकर लेखक को यकीन नहीं था। लेकिन जब बस के हिस्सेदार ने कहा ये बस अभी चलेगी, तब लेखक को हैरानी हुई। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? जैसे ही बस ने चलना शुरू किया, लेखक को समझ आ गया कि बस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और चालक का उस पर पूरा नियंत्रण नहीं था। बस के ब्रेक फेल होने व स्टीयरिंग के टूट जाने का डर लग रहा था। बस किसी भी पेड़ से टकरा सकती थी और बड़ी दुर्घटना होने की आशंका थी। इसलिए लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। पाठ से आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलनों में से एक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन जो 1929 में घोषणा कर दी थी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा, जिसका उद्देश्य कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। जिस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीयों ने सविनय विनम्रता के साथ यानी विनय के साथ अंग्रेजों की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया था, उसी प्रकार बस के सभी कलपुर्जे भी चालक की आज्ञा नहीं मान रहे थे। तो यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य किया है। आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। तो ये आप अपने हिसाब से अपने अनुभवों को लिखिए। खट्टे मीठे यानी जो अच्छे भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं। जैसे वैसे तो हर यात्रा एक यादगार यात्रा होती है और हर बार कुछ ना कुछ खट्टे मीठे अनुभव हो ही जाते हैं।
एक बार जब मैं बस से दिल्ली से जयपुर की यात्रा कर रही थी तो हमारी बस बीच रास्ते में खराब हो गई थी। सारी सवारियों को दूसरी बस में चढ़ना पड़ा और उसमें खाली सीट ना होने की वजह से मुझे करीब 2 घंटे खड़ा रहना पड़ा। साथ ही मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म होने की वजह से मैं अपने परिवार को सूचित भी नहीं ना कर सकी और दोनों तरफ काफी तनाव रहा। मन बहलाना। अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती? लिखिए। ये आप अपनी भाषा में लिखिए। जैसे बस अगर एक जीवित प्राणी होती तो शायद वह अपना दुख इस प्रकार व्यक्त करती। अब मेरी कमर पूरी तरह से टूट चुकी है और मैं इन सवारियों का बोझ नहीं उठा सकती। मेरा इंजन पूरी तरह खराब हो चुका है। वह मेरे टायर पूरी तरह घिस चुके हैं। खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं, यानी मेरे शरीर का हर अंग अब जवाब दे चुका है। मैंने बहुत यात्रियों का बोझ ढो लिया। भगवान के लिए अब मुझे माफ करो और मुझे आराम करने दो। शायद बस कुछ इस तरह सोचती। भाषा की बात। बस, वस, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वस अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त यानी काफी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे बस से चलना होगा या मेरे वश में नहीं, अब बस करो। तीनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ इस बस का अर्थ क्या है? बस जो चलती है रोड पे उससे है। यहाँ वश में किसी को अपने वश में करना यानी अधीन करना। और ये बस में जैसे कोई चीज बहुत हो गई, अब बस करो, बहुत हुआ। उपयुक्त वाक्यों के समान तीनों शब्दों से युक्त आप भी 2-2 वाक्य बनाइए। जैसे बस में स्कूल जाने का मजा ही अलग है। इसी तरह बस में खिड़की की सीट मिलना किस्मत की बात होती है, तो यहाँ बस है। इसी तरह वश सपेरे ने सांप को वश में कर लिया यानी अपने अधीन कर लिया। वश पुलिस ने भीड़ को वश में कर लिया। यहाँ बस का अर्थ क्या है? अधिक बारिश से परेशान होकर दादाजी ने कहा, अब बस करो। इसी तरह बस का अब बस भी करो, कितना खिलाओगे बच्चे को? तो अर्थ समझ में आया इन तीनों का अलग अलग। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ने, की, से आदि शब्द वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। 4 बजे की बस से, इसी तरह मित्रों ने। इस तरह जब 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ना होता है की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। जैसे हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रखेंगे। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टंटोल कर वह रेंग रही थी। सरकना और रेंगना जैसी क्रिया 2 प्रकार की गति बताती है। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि, और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तेजी। आखिरी बस पकड़ने के लिए मैं तेजी से भागी। फटाफट। बिजली गुल होते ही मैंने फटाफट मोबाइल से रोशनी की। धीरे। पैर की चोट की वजह से मैं धीरे धीरे चल रही थी। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है। एक शेष, जो बचे थे यानी जो शेष के अर्थ में, और दूसरा
उनसे हमें बचना था। तो दूसरा सुरक्षा के अर्थ में है। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। तो अर्थ शब्दों का अलग होना चाहिए, वाक्य सेम है। जैसे जल, त्वचा जल जाने पर ठंडे जल से आराम मिला। तो यहाँ जलने का अर्थ जलन से है और यहाँ पानी से है। इसी तरह फल, तुम्हारे पेट का दर्द आज खाए बासी फल का ही फल है। यहाँ फल का अर्थ फ्रूट से है और यहाँ फल का रिजल्ट है। हार, चुनाव में हार जाने के बाद उस नेता को कोई हार नहीं पहनाता। तो यहाँ फूल माला से अर्थ है हार का और यहाँ हार जाना। भाषा की दृष्टि से देखें तो हमारी बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यानी वो आदमी कैसा है, महान। ये गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण खोजकर लिखिए। तो इस पाठ को एक बार आप फिर से पढ़िए, आपको समझ में आएंगे। जैसे सबसे पहले हम करते हैं गुणवाचक विशेषण। इसमें क्या होगा, वो विशेषण की गुण बताएगा। जैसे घिसा टायर, टायर कैसा था, घिस चुका था तो घिसा टायर। समझदार आदमी, नई नवेली बस, हरे भरे पेड़, क्षीण चांदनी। तो ये इनके गुण बता रहा है। तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। इसी तरह संख्यावाचक विशेषण में जो संख्या बताएगा, 1 पुलिया, 5 मित्र, 1 हिस्सेदार, 10 मील, दूसरा टायर। कहानी को एक बार फिर से पढ़ें। अपने साथ घटित रोचक यात्रा का वर्णन अपने मित्रों से करें। पुरानी बसों की तुलना में नई बसें कैसे बेहतर हैं जानें। सुधार व सुझावों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।